ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज देखेंगे हम खास प्रोग्राम वाद विवाद नहीं थम रहा है 3 तलाक का तूफान। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी का मामला तूफान की तरह तेज हो गया। मोदी ने कहा था, महिला और बेटी किसी समाज या समुदाय की हो, इसे समान अधिकार मिलना ही चाहिए। सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। 3 तलाक को लेकर चल रहे विवाद में MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी भी कूदे। उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के मामले में दखल ना दे। 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म करने का विरोध करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही नहीं है। अवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश में कई जाति, संप्रदाय और इलाके के लोग रहते हैं, सबकी अपनी संस्कृति है, ऐसे में यहाँ समान आचार संहिता लागू नहीं की जा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार धार्मिक मामलों में ना ही कूदे तो अच्छा होगा। और अगर आप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को ख़त्म करके रख देगा। इसलिए कि इसको अगर आप सिर्फ मुसलमानों की नज़र से देख रहे हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म में मुसलमान भी है, उसमें दलित भी है, ट्राइबल भी है, हमारे हिंदू भाइयों के मुख्तलिफ तहजीब और उनके तमद्दुन है। मिसाल के तौर पर मिताक्षरा और दया भागा में इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? फिर आप मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस का क्या करेंगे? मिजोरम और नागालैंड को हमने कल्चरल राइट्स दिया, उसको ख़त्म कर देंगे क्या आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज को मिलते हैं, मुसलमानों को नहीं मिलते, जबकि ये नहीं मिलना खुद वायलेशन है आर्टिकल 12 का, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 25 का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ट्रिपल तलाक के बारे में MIM का भी क्या? ट्रिपल तलाक के बारे में MIM, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन हूँ, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 3 तलाक खत्म करने की राय दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं। गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा, सरकार धर्म में दखल ना दे। इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ कमीशन ने जो आवाम से राय मांगी है, हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देना मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मशवरा देने का मतलब होगा। अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है और पूरे मुल्क से राय चाहिए है कि हमें गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट भेजनी है। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, लोगों की राय पर गौर करते हुए इसके सिलसिले में गवर्नमेंट को लॉ कमीशन राय देगा। उस क्वेश्चनर को हम लोगों ने देखा, हमारी तमाम जमातों ने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये क्वेश्चनर असल में लॉ कमीशन ने इसको इसलिए अवाम के सामने रखा है ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह खोली जाए और लॉ की आर्टिकल की डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 से होती है
और उसको इस अंदाज से पेश किया है लॉ कमीशन ने कि जिसके नतीजे में सवालात के जवाबात यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आते हैं और जो 16 सवालात उससे मुताल्लिक किए गए हैं वो सारे इस अंदाज के हैं कि जिसके नतीजे में मुस्लिम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे तौर पर या उसके कुछ पार्ट को लागू करने का मशवरा हुकूमत को दिया जाए। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, सब लोगों ने, सारी जमातों ने, सारे मसलक वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग लॉ कमीशन के इस सवालनामे का बाइकाट करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि इस सवालनामे का जवाब मुल्क के मुसलमान नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें पहले मरहले में लॉ कमीशन ने गलत रहनुमाई करने की कोशिश की है और पब्लिक को धोखा देने की कोशिश की है और उसके अलावा जो सवालनामा उनको निष्पक्ष होकर करना चाहिए था वो सवालनामा निष्पक्ष न होकर वन साइडेड हो गया है। इसलिए हम लोगों ने इसके बाइकाट का फैसला किया। जहां तक ताल्लुक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि राय शुमारी गलत तरीके से ली जा रही है। अवाम और जनता के सामने एक चीज पहुंचा दी, हम मुल्क के अंदर एक अक़लियत हैं। हम ये समझते हैं कि हमने कोशिश करके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ राय और दस्तखत करके लॉ कमीशन के बाद भेज दिया। आप ये बताइए कि जब हम अक़लियत हैं, हमारे मुकाबले के अंदर 50 करोड़ उसकी मुखालफत के अंदर जमा किए जा सकते हैं, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हम ये समझ रहे हैं कि लॉ कमीशन ये खेल खेल रहा है ताकि कल को उसे फैसले का मौका हो जाए कि इसके मुकाबले के अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुकाबले के अंदर यकसा सिविल कोड के लिए 50 करोड़ चीजें आ गई, इसलिए हमने मजबूर होकर के उस फैसले को। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर अस्मा जहरी ने कहा, पर्सनल लॉ मुसलमानों का दस्तूरी हक है और मुसलमान अपनी गुज़िश्ता 60 साल से, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अपने मसाइल हल करते आए। गुज़िश्ता 2 सालों से जो मौजूदा सरकार आई है उसने एक के बाद एक ऐसे कोशिशें किए हैं कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को कर्टेल किया जाए, छीना जाए। ये 3 तलाक का जो मसला है ये भी क्रिएट किया गया और इसको जरिया बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ करने की एक कोशिश है। इस वजह से हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये जो लॉ कमीशन का क्वेश्चनेयर है, इसके बारे में सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने बैठकर उस पर विचार किया और सब ने ये तय किया कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पर इम्पोज किया जा रहा, ये हमारा दस्तूरी हक हमसे छीनने की एक कोशिश है। जिला नासिक जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट मुफ्ती आसिफ अंजुम और शहर मालेगांव जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट शफीक कासमी ने 3 तलाक के मामले में मांगी गई राय के फॉर्म का विरोध किया। हेलो, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ जुनेद। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जमीयतुल उलमा मालेगांव की। हमारे साथ जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स मौजूद है। मुझसे बात करते हैं मौलाना प्रेसिडेंट जिला सदर है हमारे मुफ्ती आसिफ अंजुम साहब, उनसे बात करते हैं कि इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ा सा खुलासा। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से जो तहरीक चल रही है लॉ कमीशन के बायकाट की और जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के ज़रिए से जो है मुसलमानों के कुछ आइली मसाइल को उछाल करके मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश जारी है,
और यकसर सिविल कोड लाने की जो कोशिश जारी है उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, उसकी भरपूर हिमायत और तायीद करती है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो फॉर्म तकसीम किए गए हैं, दस्तखती मुहिम जारी है, जमीयत उलमा हिंद उस सिलसिले में अपील करती है कि मुल्क के तमाम मुसलमान इस दस्तखती मुहिम में शरीक हों और भरपूर जो है अपने जो पर्सनल लॉ में मुदाखलत की, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है तो उसको वो नाकाम बनाएं। यहाँ पर इस मौके पर हम ज़रूर ये बात कहना चाहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कोई किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि इस दुनिया के पैदा करने वाली ज़ात और तमाम इंसानों के पैदा करने वाली जो ज़ात है अल्लाह ताला, उसका बनाया हुआ कानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ। कुरान और हदीस से ये जो है अख्ज़ किया हुआ है, हासिल किया हुआ है। इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से किसी नए कानून के बनाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है और किसी को इसका हक़ भी नहीं है, ना किसी हुकूमत को ना किसी मुल्क की बड़ी से बड़ी अदालत को इसका हक़ है कि वो मुसलमानों के लिए कोई नया कानून बनाए या अल्लाह ताला ने जो कानून दिया है उस कानून के अंदर वो कोई रद्द बदल करे। इसका किसी इंसान को कोई हक़ हासिल नहीं है। इसलिए मुसलमान किसी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों को उनका जो मुसलमानों के लिए जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है उससे उनको जो है महरूम करके, उनसे दूर करके किसी नए कानून पर अमल करवाया है। कमीशन जो मुकर्रर किया गया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सवालनामा जारी किया गया है और उसमें वो सर्वे करवाना चाह रहे हैं, तो उस सिलसिले में मुसलमान जो है पूरे तौर पर उसका बायकाट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो लॉ कमीशन ने जो सवालात तैयार किए हैं वो सरासर एकतरफ़ा हैं और उसमें जो लोग शामिल हैं सवाल तैयार करने वाले वो मुतासिब जहनीत के मालिक हैं, ख़ास तौर से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हामी हैं। इसलिए उनके किसी भी सवाल का न कोई जवाब दिया जाएगा ना उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी, उनकी कोई हिमायत भी नहीं की जाएगी, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उसके बायकाट की जो अपील की गई है तमाम मुसलमान जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा मालेगांव और जमीयत उलमा जिला नासिक उसकी मुकम्मल सब जानते हैं पूरे मुल्क में 3 तलाक का मसला बड़े जोर शोर पे चल रहा है। इसी के चलते लॉ कमीशन ने एक फॉर्म इशू करके आवाम की राय जानने की कोशिश की, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जमीयतुल उलमा उसका विरोध कर रही है, उसका बायकाट कर रही है। हमारे साथ आज मौजूद है मालेगांव शहर के जमीयतुल उलमा के प्रेसिडेंट सदर शफीक अहमद अल कासमी साहब। हम उनसे सीधा बात करते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है कि उस पर उनके क्या खुलासे और हम बात बताएंगे आप। देखिए, दस्तखती मुहिम जो जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि हम यकसा सिविल कोड के नफाज की हर तरह से और हर पैमाने पर मुखालफत और मजम्मत करते हैं। हमें ये यकसा सिविल कोड किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम अपने पर्सनल लॉ में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क के आईन ने हमको, सिर्फ हमको नहीं, हर मज़हब के मानने वालों को उनकी मज़हब की तालीमात पर पूरी तरह मुकम्मल खुलकर अमल करने की आज़ादी दे रखी है। अब ये जो 3 तलाक का मसला, 4 शादियों का मसला और हलाले के मसले पे जो ख़वातीन कोर्ट में गई हैं उसको ले कर के ये मीडिया के ज़रिए ऐसा तासुर दिया गया कि ये पूरे मुल्क की ख़वातीन की तरफ से ये मुतालबा किया गया है। चंद % ख़वातीन हैं, हम पूरे वसूख के साथ ये कहते हैं कि मुल्क की 90% 95% ख़वातीन इसके हक़ में बिल्कुल नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वो यकसा सिविल कोड का निफाज किया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी किस्म की मुदाखलत की जाए। आपने जो फार्म के सिलसिले में अभी सवाल किया है वो फार्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है। तो ये फार्म ये इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये फार्म की कापी भी मैं आपको दे दूँगा। इस फार्म में जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 चीज़ें इसमें रखी हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और जिस पर ख़वातीन इस्लाम से दस्तखत मांगी है, मर्दों से भी नहीं, क्योंकि ख़वातीन से मुताल्लिक़ मामला है। इसलिए ख़वातीन इस्लाम से पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है कि इस पर दस्तखत करके अगर आप इससे एग्री हैं तो आप ये दस्तखत करके इसको हमारे पास भेजें। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम सब दस्तखत करने वालियाँ वाज़ेह करती हैं कि हम
इस्लामी शरीयत के तमाम अहकाम से ख़ास तौर पर निकाह, तलाक, खुला, फस्ख, विरासत के दीनी अहकाम से पूरी तरह मुतमईन है और इनमें किसी तरह की तब्दीली की ज़रूरत या गुंजाइश से इनकार करते हैं। नंबर 2, भारत में हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी आईन हिंद ने दी है, इसलिए हमें किसी भी सूरत में यकसा सिविल कोड कबूल नहीं है। नंबर 3, हम कानून शरीयत की हिफाजत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। ये 3 चीज़ें, इसमें 3 शिक़ें हैं जो लिखी गई है, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है और हिंदी में भी इसको लिखा गया है। और दस्तखत करने वाले का नाम, वालिद या शौहर का नाम, उसका मुकम्मल पता और उसकी दस्तखत, ये 4 कॉलम इसमें बनाए गए हैं और एक फार्म पे 7 ख़वातीन 10 ख़वातीन के दस्तखत होकर के वो पर्सनल लॉ बोर्ड को भेजने हैं। मैं जो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ और आवाम से जो अपील कर रहा हूँ वो यही है कि अपने घर की ख़वातीन से ज़्यादा तादाद में इस फार्म पर दस्तखत करवा के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे जो मकामी ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँचाएँ, या डायरेक्ट भी इस फार्म पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस का पता भी दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट भी पोस्ट किया जा सकता है। ये बस यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस फार्म पर दस्तखत करके और इसको रवाना करें। अमृत योजना के 54 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी, स्टैंडिंग कमेटी ने किया बड़ा फैसला। गुरुवार को हुई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में अमृत योजना के तहत पीने के पानी के पाइपलाइन के लिए 500 किलोमीटर की पाइपलाइन के साथ जिन इलाकों में रोड नहीं है, इन इलाकों में पाइपलाइन के साथ रोड भी बनाए जाएंगे। हुकूमत ने अपने जिम्मे की रकम 1 महीने पहले ही जिला कलेक्टर को भेज दी थी। पहले 2 मीटिंगों में भी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग की सदारत में ये तजवीज़ पास कर ली गई है। इस मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों में खास तौर पर यूनुस ईसा, ताहिरा शेख रशीद और बुलंद इकबाल ने बहस की। मालेगांव की बेटी को दिल्ली में किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र के मालेगांव में 7 अक्टूबर को मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन का एक जुलूस निकाला गया, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोग शामिल हुए। इस जुलूस में अपनी तकरीर करते हुए सिर्फ 7 मिनट में आतंकवाद, आजादी, रिजर्वेशन और मुसलमानों के साथ हो रहे दोहरे सलूक के बारे में कौम की बेटी ने अपनी बात को संबोधित किया। इसी के चलते दिल्ली के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस कौम की बेटी को सम्मानित करते हुए बड़े इनाम से नवाजा। दिया गया 50% वालों को रिजर्वेशन की बुनियाद पर दाखिला दे दिया गया। हम कब तक खामोश हैं? साबका सरकार की जारी करदा स्कॉलरशिप स्कीमों का सब घूम मारा गया। हम कब तक खामोश हैं? क्या इसी का नाम है आजादी? अफसोस, आजादी के 70 सालों बाद भी हमारा मुल्क भूखमरी से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क फिरका पैसे बदनवाली से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क लाल शाही के शिकंजे से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क वर्ल्ड बैंक के कर्जे से आजाद नहीं हो सका। हमारा मुल्क यूरोप और अमेरिका की इक्तिसादी गुलामी से आजाद नहीं हो सका। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आजादी आज भी तलबगार है। आजादी बहुत अजीज थी, लेकिन रुके सहल की लगन, बहुत तरीका हसीना ने नूर का दामन, सुबह थी तमन्ना, दबी थी थकन, सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिलों का, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, गिरानी शब में अभी कमी नहीं आई, निजाते दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो के। मुंबई में मुस्लिम एमएलए और मुस्लिम लीडरों की मुसलमानों के मसले को लेकर हुई मीटिंग। मुंबई मुस्लिम मजलिस मुशावरत संगठन के जिम्मेदारों ने ऑल पार्टीज के एमएलए को और लीडरों को जमा करते हुए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इनसे गुजारिश की गई कि आप अपनी अपनी पार्टी पॉलिसियों पर अमल करते हुए मुसलमानों के मसले पर भी संजीदगी से गौर करें और एकजुट होकर काम करें। इनमें एमएलए आसिफ शेख, एमएलए आरिफ नसीम खान, एमएलए असलम शेख, आमीन पटेल, वारिस पठान के अलावा बीजेपी के
अल्पसंख्यक के लीडर हैदर अली आजमी, एनसीपी के लीडर नवाब मलिक के अलावा हिंदुस्तान के एडिटर सरफराज आरजू, सलीम अलवारे, एडवोकेट यूसुफ अबरानी भी हाजिर थे। एमकेएम के जिम्मेदार अजीज एजाज का खुलासा। सर, एमकेएम यानी मुस्लिम क्रांति मोर्चा की बुनियाद क्या किसी सियासी लीडर को टारगेट करना इसका मकसद है? जरा तफसील से बताएंगे। देखिए, एमकेएम की बुनियाद डालने के लिए हमने नौजवान मालेगांव को टारगेट किया और इस एमकेएम की नेतृत्व क़यादत नौजवान मालेगांव ही कर रहे हैं। इसकी बुनियाद डालने के पीछे कोई सियासी अवामी पसपुष्ट नहीं है, ना ही हमारा मकसद किसी सियासी लीडर को टारगेट करना है। मैं चाहता था कि मालेगांव शहर में एक मुत्तहिदा कोशिश शुरू हो और जो लोग हमारे से नहीं जुड़ सके वो हमारी तंजीम से जुड़े। यही इसके बुनियाद डालने के अवामिल है, वजूहात है। सर, क्योंकि हम यूनियन गवर्नमेंट में रहते हैं तो किसी भी तंजीम, किसी भी का सदर, सेक्रेटरी वगैरह तो चुनना पड़ेगा। तो सर, इसके लिए आगे देखिए, अगर ऐसा कोई मौका आया, ऐसे हालात आए तो इंशाल्लाह हमारे जो मेंबरान हैं इन्हीं से मशवरा करके हम जो है कोई ना कोई कायद का, कन्वीनर का और ओहदेदार का इंतखाब करेंगे। जैसा कि सर मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में महाराष्ट्र हुकूमत का रवैया जो पहले था और अभी है, इसमें इसके बारे में कोई तफसील से बता पाएंगे? देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आज़ादी लेने के बाद से मुख्तलिफ मसलक के उलमाए दीन, समाजी तंजीमें काम कर रही है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब जो वो आज़ादी के चंद बरसों बाद से इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 2013 में ऑल इंडिया एक इजलास हुआ मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए 5 मई 2013 को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। इसी तरह महाराष्ट्र में भी जो है ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत मुंबई, ये भी रिजर्वेशन के मौजू पर काम कर रही है, अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और मुख्तलिफ तंजीमें महाराष्ट्र भर में जो है रिजर्वेशन के लिए बेदारी कर रही है, मीटिंगें कर रही है, हुकूमत से मुतालबात कर रही है। उसी के पेश नज़र हुकूमत महाराष्ट्र ने एक ऐलान किया कि मराठा लोगों को 16% आरक्षण दिया जाएगा और मुसलमानों को 5% और जीआर जारी भी हो। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो है ऑर्डिनेंस जारी किया था और दरमियान में असेंबली इलेक्शन आए और बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत आई। इन्होंने, जैसा कि रूल है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल जारी हो तो 6 महीने के अंदर उसे अधिवेशन में, इजलास में ला करके पास करना जरूरी होता है। ऑर्डिनेंस जारी होने को 6 महीना का अर्सा नहीं हुआ था। अधिवेशन आया, नागपुर अधिवेशन में जो है हुकूमत महाराष्ट्र ने उस बिल को लाया ही नहीं। इस तरह ये ऑर्डिनेंस जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का खुद ब खुद बातिल करार दिया गया, खुद ब खुद रद्द हो गया। उसके बाद हाईकोर्ट में जो है जाना जरूरी था। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया 16% महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन जो है वो हाईकोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और मुसलमानों का जो रिजर्वेशन दिया गया, मुसलमानों को मुस्लिम रिजर्वेशन, ये तालीम में था 5% और रोजगार में 5% मजमूई तौर पर। कोर्ट ने जो है 5% आरक्षण रोजगार में जो है उस पर स्टे दिया, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन 5% जो है तालीम के शोबे में बहाल रखा। अब जो है हमारा मुतालबा है कि फलनी सरकार, हुकूमत महाराष्ट्र इस मामले पर संजीदगी से गौर करे। मुसलमान आज जो है तालीमी सतह पर, समाजी सतह पर और माशी तौर पर पसमानदा हो चुका है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन,
और हुकूमत महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के मुसलमानों की क्या हालत है उसे जानने के लिए कमेटी तश्कील दी थी डॉक्टर महमूद रहमान साहब। उन्होंने भी बताया कि महाराष्ट्र के मुसलमान दलितों से भी बैकवर्ड हो चुके हैं, पसमानदा हो चुके हैं, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाना ये वाहिद हल है। इसी बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत फडणवीस सरकार ने जो है इसे रद्दी के टोकरी में डाल दिया। हमारा मुतालबा है कि मराठा लोगों को भी 16% आरक्षण बहाल किया जाए और 5% जो आरक्षण मुसलमानों को दिया गया था उसे बरकरार रखा जाए तालीम में और रोजगार दोनों शोबों में। इसके अलावा मुस्लिम क्रांति मोर्चा ये अहम मुतालबा कर रहा है कि न सिर्फ 5% आरक्षण बहाल किया जाए, बल्कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 13% है। मुसलमानों को 13% रिजर्वेशन दिया जाना जरूरी है। ये हमारा जमहूरी हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं और कोई नाजायज मुतालबात नहीं कर रहे। इसलिए हुकूमत ने इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हुकूमत इस मामले में संजीदगी दिखाती है और रिजर्वेशन के इस मुद्दे को अगर हल करती है, बड़ी बात नहीं है, इंशाअल्लाह मुसलमान बीजेपी सरकार के ताल्लुक से मजबूत रवैया अपनाएंगे, जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। मोदी जी नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर इस मामले को उन्होंने हल कर दिया तो मुसलमान जो है उनके समझ झुक सकते हैं, उनके समझ जो है अच्छे नजर से देख सकते हैं, मजबूत रवैया रख सकते हैं। महाराष्ट्र भर में रिजर्वेशन के लिए जो तहरीकें चलाई जा रही, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी तहरीकें शुरू है, तो मुस्लिम रिजर्वेशन में सियासी रंग है या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, महाराष्ट्र भर में रिजर्वेशन की तहरीक जारी है और इसमें सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र भर में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी वजह है कि असेंबली के इलेक्शन के बाद जब मराठा और मुस्लिम आरक्षण के मुतालिक जो है हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद से इस मामले में जो है मुसलसल सरगर्मी दिखाना जरूरी था और कानूनी लड़ाई लड़ना जरूरी था। लेकिन एक तवील अरसा हुआ इस मामले में साझेदारी रही। आप देखिए, मराठा लोगों ने भी जो है तहरीक चलाई और उसमें जो है तमाम सियासी पार्टी के लीडर थे, लेकिन कोई फर्क पर नहीं था। नासिक के अंदर आप देखोगे, पूना में देखोगे, नासिक में तो बाकायदा 3-4 बच्चियां थी, उन्होंने जो स्टेज पर तकरीर की। इन्होंने सिर्फ जो है अपनी ताकत बताई कि हम मुत्तहिद हो चुके हैं, लेकिन किसी सियासी लीडर ने स्टेज से तकरीर नहीं किया। हमने उससे सबक सीखा। मुस्लिम क्रांति मोर्चा के जो बैनर आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पर, जो हमने इमेजेस चलाई, उसमें हमने किसी शख्स का नाम भी नहीं डाला, तस्वीर तो दूर। हमने ज़ेरे क़यादत के नीचे लिखा है नौजवान मालेगांव। हमने इस तहरीक को खालिस गैर सियासी, हकीकी गैर सियासी तौर पर चलाने की कोशिश की और इंशाअल्लाह अगर खुलूस दिल से मुतहदा तौर पर हम काम करते रहेंगे और मुसलमान महाराष्ट्र इस ताल्लुक से सरगर्मी दिखाएंगे, जागरूकता बेदारी दिखाएंगे, तो हमारा मामला इंशाअल्लाह ज़रूर का ज़रूर हल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए 3 अलग-अलग तंजीमें काम कर रही है, जिसमें MRF मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन, RCC रिजर्वेशन कोर कमेटी और MKM यानी कि मुस्लिम क्रांति मोर्चा, ये तीनों तंजीमें काम कर रही है। तो आगे चलकर क्या तीनों तंजीमें एक होने वाली है, इत्तेहाद करने वाली है, या फिर आप अपनी तंजीम के साथ अकेले ही इसमें काम करेंगे? MRF और RCC के ताल्लुक से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी तंजीम हमारे मुस्लिम क्रांति मोर्चा के नौजवानों के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगा कि हम जो है किसी तरह का इस मामले में बुग़्ज़, हसद और कोई सियासी अनासिर को गालिब नहीं आने देंगे। हम जो है मुत्तहिदा तौर पर कोशिश के कायल हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुत्तहिद हो तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने।
लेकिन हमारी तंजीम को अभी देखिए हाल ही में मुंबई की तंजीम है ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, उन्होंने हिमायत का लेटर दिया, हमारी सराहना की और साथ ही उन्होंने 15 अक्टूबर को एक मीटिंग अरेंज की है मुंबई में, उसमें हमें मदऊ किया है। तो हम इंशाल्लाह मुंबई में जाएंगे और उन्हें हिमायत भी देंगे। इसी तरह मालेगांव से जो तंजीमें काम कर रही है या पूरे महाराष्ट्र में जो तंजीमें काम कर रही है मुस्लिम रिजर्वेशन के मौजूद पर, और वो हमें लेटर देती है, हमसे हिमायत तलब करती है, तो इंशाल्लाह हमारे मेंबरान जो मेंबरान हैं, नौजवान हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद जो है हम इस ताल्लुक से लाया अमल तय करेंगे और हिमायत देने के ताल्लुक से और मुतहदा काम करने के ताल्लुक से काम करेंगे और फैसला जो भी होगा उसी के मुतालिक हम लोग अमल करने वाले हैं। एक चीज़ ये है, अगर अभी जमीयत उलमा मालेगांव 18 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने वाली है, हम उन्हें हिमायत दे रहे हैं और इस मौजू पर और मुस्लिम मसाइल पर खुसूसन तालीमी या जो शरई कवानीन से टकराते हो, ऐसे उमूर पर अगर कोई हमसे हिमायत तलब करता है, हमारी तंजीम की खिदमत हासिल करना चाहता है, वो हमें लेटर दे या हमें ज़बानी तौर पर हिमायत के लिए कहे, तो हम मशवरा करने के बाद में इस ताल्लुक से गौर करेंगे। अनकरीब ही पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं, जाहिर सी बात है मालेगांव में भी इलेक्शन होगा, तो आपकी जो तंजीम है मुस्लिम क्रांति मोर्चा आगे चल के वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करेगी, क्योंकि मुसलमानों की वोट बहुत अहमियत रखती है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे सर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इलेक्शन हो गए और हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं, असेंबली के 5 साल बाद हो गया पार्लियामेंट, लेकिन मुस्लिम क्रांति मोर्चा की जो मकासद है उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन ये सर फहरिस्त है। उसके बाद मुसलमानों को जो तालीमी शोबे में हम रहनुमाई कर सकते हैं हमारे तालिबान इल्म की, ये दूसरा अहम पहलू है और हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं मुद्दों पर हमारी कोशिशें जारी रखें और उस ताल्लुक से सियासी नुक्ते नज़र से हमारा कोई इरादा नहीं है। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम जब किसी सियासी पार्टी से मरबूत ना हो। हाँ, अगर कोई सियासी मुत्तहदा तौर पर कोई सियासी पार्टियां समाजी तंजीमों को लेकर, दीनी तंजीमों को लेकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाती है ना, और मुस्लिम मसाइल के लिए, जैसे अभी हमसे व्हाट्सएप पर अभी आया कि मुस्लिम क्रांति मोर्चा सर हमने नाम तश्कील दिया है, नाम जो है इंतखाब किया है, 3 तलाक का मौजू अभी जो है सरगर्म बहुत गर्म है, इस ताल्लुक से हमें कुछ करना चाहिए। तो मुस्लिम क्रांति मोर्चा जो जज्बाती मामले है और जो शरई मामले है उस पर बहुत ज़्यादा जो सरगर्मी नहीं दिखाएगा। इस ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये काफ़ी सरगर्म है, उलमा दीन इस ताल्लुक से फैसला करेंगे और वो कोई तहरीक खड़े करते हैं या मुश्तरका तौर पर कोई तहरीक मालेगांव शहर में खड़ी होती है इस ताल्लुक से मुस्लिम मसाइल के लिए, है ना, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिकल अफेयर जो है इस ताल्लुक से हम बिल्कुल बचेंगे। कारपोरेशन इलेक्शन में खुसूसन, असेंबली में खुसूसन, इस ताल्लुक से हम किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और खुदा न खासा ऐसा कोई वाकया, कोई मामला हुआ तो हमारे मेंबरान जो है हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो किसी सियासी पार्टी की ना हिमायत करेंगे ना मुखालिफ। सर, मुस्लिम क्रांति मोर्चे की बुनियाद किसने रखी, इसके क्या मकसद? मुस्लिम क्रांति मोर्चा मुस्लिम रिजर्वेशन के मद्देनजर रखते हुए शहर के तालीम याफ्ता नौजवान और टीचर्स और गैर सियासी सरकर्दा अफराद, समाजी अफराद, ये लोगों ने मालेगांव शहर में मुस्लिम क्रांति मोर्चा की बुनियाद रखी, जिसमें शहर के तालीम याफ्ता नौजवान ही इसकी लीड और रहनुमाई कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि रिजर्वेशन हासिल करने और उसकी बहाली के लिए क्या कोशिश करना चाहिए और साथ ही तालीमी शोबे में तलबा और तलबात क्या मुआयनत है? जी हाँ, मुस्लिम क्रांति मोर्चा असल मकसद महाराष्ट्र सतह पर, महाराष्ट्र रियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन जो मुसलमानों को रोजगार, तालीम, इकोनॉमी, इस फील्ड में
गवर्नमेंट ने जो 5% मुस्लिम मोर्चा के लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर किया, बाद में उसे हाईकोर्ट की जानिब से रद्द किया गया। तो मुस्लिम क्रांति मोर्चा का असल मकसद उस 5% रिजर्वेशन की बहाली और साथ ही साथ मुस्लिम तलबा की तालीमी शोबों में मदद, रहनुमाई करना और उन्हें उस काबिल बनाना कि वो अपना मुकाम खुद हासिल करें। मुस्लिम क्रांति मोर्चा हर उस तंजीम जो रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रही है, मुस्लिम क्रांति मोर्चा के मेंबर्स इनके सलाह और मशवरे से हम उनकी हिमायत करेंगे। शर्त ये होनी चाहिए कि उनमें खुलूस और एक जज्बा होना चाहिए कि मुस्लिम रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और इसकी लड़ाई कानूनी तौर पर और इसके लिए एक सही तौर पर रहनुमाई निहायत जरूरी है। एक मुलाकात स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ। एजाज बेग अपने आप में खुद एक शख्सियत है। 1998 से अपना सियासी सफ़र शुरू करने वाले एजाज बेग साहब 2001 में मालेगांव म्यूनसिपल के नगर अध्यक्ष बने। इनके पास सबसे आखिरी नगर अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड तारीख में हमेशा रहेगा। 2002 में जिस वक्त मालेगांव शहर की म्यूनसिपलिटी को कारपोरेशन का दर्जा मिला, इस वक्त फिर से अपने एरिया में कारपोरेटर बन गए। आगे सफ़र तय करते हुए 2007 में फिर कारपोरेशन इलेक्शन में कामयाब, फिर कारपोरेटर के साथ साथ पहली बार स्टैंडिंग चेयरमैन बने। इसी तरह 2012 में भी चेयरमैनशिप हासिल की और आपके किए हुए डेवलपमेंट को देखते हुए फिर एक बार स्टैंडिंग चेयरमैन की चेयर पर विराजमान है। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही शहर की बहुत ही अहम शख्सियत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री एजाज बेग साहब। से आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने, जाहिर सी बात है कि आप पहले से सियासत में थे, पॉलिटिशियन थे, तो आपको इसकी ज़्यादा जानकारी थी, इसके लिए आपको स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया गया। जब से आप स्टैंडिंग चेयरमैन की पद पर आप बैठे, उसकी कुर्सी पर बैठे, तो आपने शहर के हित में क्या क्या काम किया और आगे क्या क्या करने वाले, थोड़ा तफसील से बताएंगे। गुज़िश्ता 2 महीने से मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना और तकरीबन ये तीसरी मीटिंग थी आज की मिला के। शहर के जितने बड़े बड़े रोड रास्ते हैं, हमारे सामने एक चैलेंज है कि इसको जिस तरीके से शहर को सुधारना, और एक लोगों को मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं 20 साल से कारपोरेटर हूँ, तीसरे टाइम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना और 2001 के अंदर मैं मालेगांव शहर का नगर अध्यक्ष था, उसको सदर बल्दिया कहा जाता है। और पहली मीटिंग के अंदर हमने मिस्र की इकबाल रोड, जिसको लोग पवारवाड़ी के नाम से बोला जाता है, 1.5 करोड़ रुपये का रोड और गटरों को हमने पहली मीटिंग के अंदर मंजूरी दी। उसके बाद की दूसरी मीटिंग के अंदर बीओटी तर्ज के ऊपर किस तरीके से बड़ा मॉल बने, उसके लिए बीफ मार्केट को हमने मंजूरी दिया। मोतीबाग नाके के ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बड़ा, उसके लिए मंजूरी दी है। उसके साथ साथ उसके प्रीमियम के अंदर हमको जो काम करके लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने एक 1.5 करोड़ रुपये का गार्डन दिया आउटर के अंदर, और सब्बिर सेठ की ख्वाबों की ताबीर दी। बुनकर बाजार को ऑडिटोरियम बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपया उस प्रीमियम के अंदर से उसमें 2.5 करोड़ रुपये का बनाया जाएगा। और मेयर साहब का खुद का वार्ड है, हाजी इब्राहिम सेठ साहब का, उनके वार्ड के अंदर 1.5 करोड़ रुपये का शादी का हॉल बनाया जाएगा। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हमने इसके अंदर मंजूरी दी गई। खानका सरफिया मस्जिद से लेके सुलेमानी मस्जिद चौक तक के मंजूरी दी गई रोड को। आज की मीटिंग के अंदर 54 करोड़ रुपये के 54 करोड़ 78 लाख रुपये के इसमें 500 किलोमीटर की लाइन पूरे शहर और देहात में, जहाँ जो सिटी के अंदर आया जितना अमरूद स्कीम के तहत जो आई थी लाइन को, आज उसको 54 कोटी रुपये को हमने मंजूरी दिया। और जहाँ जहाँ भी शहर के अंदर और आउटर के अंदर जहाँ पर आज ज़रूरत है, जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, हमारा भी सपना है कि सबको मीठा पानी मिलना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे दौर इक़्तिदार के अंदर सबको मीठा पानी मिलेगा। जहाँ शहर के अंदर छोटी लाइनें हैं सब चेंज की जाएंगी, उसके नक्शे के हिसाब से आज हमने मंजूरी दिया। और शहर के अंदर हम चाहते हैं कि जितने रोड रास्ते हैं बड़े बड़े आने वाले, जिस तरीके से सिटी के अंदर बरेगांव से जाने वाला रास्ता हो गया, चाहे चंदनपुरी से गांव में आने वाला रास्ता हो, चाहे मौसम ब्रिज तरफ से आने वाला रास्ता हो, तमाम रास्तों को हमारे को सुशोभीकरण करना है, रोड दुरुस्त करना है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है
और इंशाअल्लाह ताला हम ये 8 महीने हमारे लिए यहाँ से जो भी है हम उस चैलेंज को कबूल करते हुए पूरे शहर के अंदर कामकाज का जाल बिछाएंगे, आप लोगों को शहर के अंदर काम दिखेगा। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से 18 अक्टूबर को किया जाएगा पूरे महाराष्ट्र में प्रांत कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस और जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। इसी सिलसिले में मालेगांव जमीयत उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया धरने का ऐलान। अब अगर वो पूरे मुल्क में सर्वे करवा रहे हैं, पूरे मुल्क के हर बाशिंदे से सर्वे करवा रहे हैं इस सिलसिले में, तो मुसलमान तो यकसा सिविल कोड की मुखालफत में अपनी राय को का इजहार कर देगा, लेकिन दूसरे बिरादरान वतन जो है वो क्या इसकी मुखालफत में करेंगे, इसकी मुआफ़क़त में करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। ये उनका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, इसे रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उस वक्त भी बहुत शिद्दत के साथ एहतजाज किया गया था, आज उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ एहतजाज करने की और उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मुसलमानों को आम तौर पर बेदार होना पड़ेगा। मुस्लिम जो मुसलमान आवाम है ये भी बेदार हों, और जो हुकूमत में काम करने वाले हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं, वो भी बेदार हों। इस सिलसिले में ख़ास तौर से जजेस और वकला भी इस सिलसिले में बेदार हों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इस्लामी क़वानीन में मुदाखलत की जो भी कोशिश इस मुल्क में हो रही हो उसका वो सद्देबाब करें, और ये सद्देबाब ऐसा हो कि फिर आइंदा इस किस्म की कोई बात न उठने पाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात और इश्तेहारात के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ दिन से टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।